क्या A very good evening to all of you. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is बारका मिर्ज़ा. तो बहुत दिनों के बाद कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट. सो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो. Okay, yes, today we'll be dealing with classical and Keynesian approach determination of output and employment, okay, which is for SEBI grade A 2020. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट Keynesian अप्रोच आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, पहले हम पढ़ लेंगे थोड़ा मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड देन विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. ओके, तो चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट है ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है ना. एज यू ऑल नो कि इन आर इंस्टीट्यूट 25% डिस्काउंट इज गिवन ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स हो या फुल कोर्स हो. So you have a very better option to purchase the products of SEBI. All you need to do is visit our description box, review our portal. You will get each and every information available over there. ओके, एंड जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा अभी MCQ सीरीज़ चल रही है ना, तो ये आपको हमारे थियोरी पार्ट में भी मिल जाएगा हमारे पेड कोर्सेज पे. ओके, आपको सेम वही तरीका अपनाना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे. ठीक है, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है एंड टेलीग्राम चैनल भी है. तो अगर आप वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ हमारा व्हाट्सएप, हाउ टू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. ठीक है, इससे आपको अब मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी लेक्चर्स, किसकी लेक्चर्स कब होने वाली है. ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस दी बेल आइकन. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी विल गेट दी नोटिफिकेशन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. बस मैं यही बोलूँगी आपको कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर सेशन. जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतना क्वालिटी वाइज सर्विस प्रोवाइड करने में अच्छा लगता है. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए हम देख लेते हैं. यस, सी द Keynesian theory of income, output and employment. ठीक है, द Keynesian theory of income. इनकम हम हिंदी में बोलते हैं ना आय, है ना. मनी रिसीव्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, money received on a regular basis, we call it as income, whether it's through work or through investment. या आप कोई वर्क करते हो उससे आपको इनकम रिसीव हो रहा है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसके थ्रू आपको मनी रिसीव हो रहा है इनकम, तो वो क्या हो गया हमारा आय. ठीक है, देन आउटपुट. आउटपुट हम बोल सकते हैं हमारा उत्पादन, है ना. हिंदी में हम बोल सकते हैं हमारा उत्पादन, दैट इज समथिंग प्रोड्यूस्ड, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, बनाना. समथिंग प्रोड्यूस, वेदर इट्स बाय मशीन और पर्सन और एन इंडस्ट्री, वी कॉल्ड इट एज आर आउटपुट, किसी चीज़ को बनाना. ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को पता ही है क्या होता है. एम्प्लॉयमेंट मीन्स हमारा रोजगार हो गया, है कि नहीं. ये क्या हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट, है ना, रोजगार. दैट इज द स्टेट ऑफ हैविंग पेड, कोई काम आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको पे किया जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट, है ना. तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन. इन द Keynesian theory, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड. ठीक है, इफेक्टिव डिमांड आपको पता ही है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर अपेयर होते हैं. और कंज्यूमर कब अपेयर होते हैं, जब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम होती है, तो नॉर्मल सी बात है डिमांड ज़्यादा होगी, है कि नहीं. तो ये क्या हो गया हमारा इफेक्टिव डिमांड. तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे इफेक्टिव डिमांड होगा, जहाँ पे रोजगारी कम थी, डिमांड की वजह से शॉपकीपर्स जो है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, रोजगारी प्रोवाइड करेंगे. क्योंकि अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर एक शॉप है, बड़ी सी शॉप है, और एक बड़ी सी शॉप में मान लो शोरूम है, उसमें 4 to 5 ही वर्कर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है कस्टमर्स बढ़ेंगे. तो दुकान में कस्टमर्स को संभालने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी. तो Keynesian थियोरी में क्या बोला गया है, एम्प्लॉयमेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड. ठीक है, एंड इफेक्टिव डिमांड रिजल्ट्स इन दी आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगर मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना. तो इफेक्टिव डिमांड रिजल्ट्स इन दी प्रोडक्शन, है ना, समथिंग टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा Keynesian थियोरी.
Thus employment depends on aggregate demand which in turn leads to consumption demand. Consumption demand mainly क्या हो गया है? The demand for goods and services, mainly the household services, consumer expenditures mainly for the household purposes, है कि नहीं? ये क्या हो गया हमारा? कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड. इन्वेस्टमेंट डिमांड मेनली हम बोल सकते हैं मेनली फॉर द बिजनेसमैन, है ना? बिजनेसेस के लिए mainly spend on physical assets, which spends on physical assets. For an example हम बोल सकते हैं कैश बोल सकते हैं, इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं, टूल्स बोल सकते हैं, मशीनरीज बोल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. इन्वेस्टमेंट डिमांड्स मेनली क्या हो जाता है? मेनली फॉर द बिजनेसमैन हो गया है. दोज हु स्पेंड्स ओनली ऑन द फिजिकल एसेट्स, मेनली ज्यादातर किस पे स्पेंड करते हैं? वो फिजिकल एसेट्स. मेनली हो गया हमारा कैश, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टूल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, मेनली टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स ऑपरेशन, मेनली टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इन दी मार्केट. ओके ये क्या हो गया हमारा? किनेशियन अप्रोच या किनेशियन थियोरी हम बोल सकते हैं. ओके एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड रिजल्ट्स इन दी output. Thus employment depends on aggregate demand which in turn is determined by consumption demand and investment demand. Okay ये क्या हो गया हमारा? Keynesian theory of income, output and employment. ओके कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो चलिए हमारे फर्स्ट MCQ क्वेश्चन पे. Yeah. In the Keynesian model of income determination, consumer expenditure includes spending by whether it's A, consumer on personal computer, B, business on personal computer, C, government on personal computer, or it's D, all of the above since computer are consumer durables. Confuse नहीं होना, ठीक है. आप लोगों को क्या पूछा गया है? इनकम डिटर्मिनेशन और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मेनली पूछा गया है. ओके तो उस हिसाब से आप कोशिश करो आंसर देने की. whether it's a consumer on personal computer, B, businesses on personal computer, C, government on personal computer, or it's D, all of the above. इनकम डिटर्मिनेशन मेनली पता है ना आपको क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन व्हेन प्राइजेस आर रिमेन्स कांस्टेंट. प्राइजेस जो क्या है वो कांस्टेंट रहती है एंड द बिजनेसमैन आर विलिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट दैट सेम आउटपुट इन द सेम प्राइस लेवल. ठीक है, वो क्या करते हैं? प्राइसेस कांस्टेंट रखते हैं और सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले. वो क्या हो गया हमारा? इनकम डिटर्मिनेशन. तो क्या होगा आंसर? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या इंक्लूड्स करती है? स्पेंडिंग बाय. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज कंज्यूमर स्पेंड्स मेनली और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्लूड स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स. Okay, in the Keynesian model of income determination, consumer expenditure includes spending by consumer on personal computer. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. The Keynesian model of income determination, the consumer expenditure includes mainly on किस पे? Personal computers पे. ठीक है, consumer expenditure पूछा गया है तो ज़्यादा यूज आजकल नॉर्मल सी बात है, हर घर में आपको मिल जाएगा personal computers, है कि नहीं? तो prices are constant at the given price level. Firms are willing to sell any amount of output at that price level. Prices constant but the producers are willing to sell their products and services any amount of the output. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who stated explicitly for the first time the law of comparative cost? Whether it's A, David Ricardo, B, Adam Smith, C, James Mill, or it's D, Thomas Munn. ठीक है, explicitly, who started the explicitly? Explicitly means stated clearly. Who stated clearly for the first time the law of comparative cost? Whether it's David Ricardo, B, Adam Smith, C, James Mill, or it's D, Thomas Munn. Sorry. क्या होगा आंसर? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डेविड रिकार्डो. ओके, डेविड रिकार्डो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेटेड क्लियरली किया था द लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. ओके, चलिए देख लेते हैं हम क्या. डेविड रिकार्डो एक्सप्लेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम द लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट.
ठीक है, अब कंपैरेटिव कॉस्ट क्या है ये देख लीजिए. कंपैरेटिव कॉस्ट रेफर्स टू एन इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स ट्रेड पार्टनर्स. कंपैरेटिव कॉस्ट मेनली क्या रेफर्स टू द इकोनॉमिक्स की एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट बट एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स ट्रेड पार्टनर्स. लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेनली हम बोल सकते हैं चूज बिटवीन ऑप्शंस. मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूं. अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, कल आपका एग्जाम है एंड कल आपको आपके फ्रेंड ने ऑफर दिया है कि चलो हम लोग मूवी भी देखते हैं. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. दो ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है, दो है आपके पास ऑल्टरनेटिव, दोनों आपको चाहिए बट आपको कौन सा ऑप्ट करना है, कौन सा चूज करना है वो आपको लेना है. ये क्या हो गया हमारा? अपॉर्चुनिटी आपको दोनों का मिल रहा है बट आपके ऊपर है कि आपको वो किसको चूज करना है. ये क्या हो गया हमारा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, तो आप मूवी देखने जाओगे या फिर आप कल एग्जाम के लिए तैयारी करोगे? नॉर्मल सी बात है, एग्जाम के लिए ही तैयारी करोगे, है ना. तो ये क्या हो गया हमारा? फॉर एन एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट देन इट्स ट्रेड पार्टनर्स. ठीक है, तो ये किसने किया था सबसे पहला? फर्स्ट टाइम स्टेट क्लियरली डेविड रिकार्डो ने. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या decision making situation can be categorized along a scale which ranges from, ठीक है, whether it's A uncertainty to certain to risk, B certainty to uncertainty to risk, C certainty to risk to uncertainty, or it's D certainty to risk to uncertainty to ambiguity. क्या हो गया? क्या पूछा गया आपको? डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कंफ्यूज नहीं होना. रॉन्ग होगा चलेगा बट आपको आंसर देना है. प्लीज ट्राई इट. एटलीस्ट आप लोग ट्राई करो. रॉन्ग होगा चलेगा. क्या होगा? वेदर इट्स ए अनसर्टेनिटी टू सर्टेन टू रिस्क, बी सर्टेनिटी टू अनसर्टेनिटी टू रिस्क, या फिर सर्टेनिटी टू रिस्क टू अनसर्टेनिटी, या फिर सर्टेनिटी टू रिस्क टू अनसर्टेनिटी टू एम्बिग्विटी. डिसीजन मेकिंग सिचुएशन. चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Decision making situation can be categorized along a scale which ranges from certainty to risk to uncertainty to ambiguity. अगर हम कोई चीज़ की डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं ना. सर्टेनिटी मीन्स क्या हो गया? मेनली हैपन टू हैपन, मतलब हो सकता है. बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको तो रिस्क लेना ही है. ठीक है, सर्टेनिटी टू रिस्क तो लेना है बट उसके बाद हम सोचेंगे कि पता नहीं रिस्क लेंगे तो वो चीज़ होगी कि नहीं होगी. तो अनसर्टेनिटी मीन्स क्या हो गया? हम बोल सकते हैं ढुलमुल यकीन बोलते ना, वो हो गया. ठीक है, एंड एम्बिग्विटी क्या हो गया? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन. द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन. ठीक है, आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो आपको तो डिसीजन रिस्क लेना ही है बट आप रिस्क तो लेना ही है, पता नहीं आप प्रॉफिट में जाओगे कि लॉस में जाओगे. अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको डिसीजन मेक में परफेक्ट होना ही है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम. The 4 positions on the scale are certainty, risk, uncertainty and ambiguity. 4 positions क्या है decision making में? Certainty, risk, uncertainty and ambiguity. ठीक है, decision making under certainty occurs when a manager knows the precise outcome associated with each possible course of action. Means अगर आप business कर रहे हो तो decision making जो managers होते हैं वो कोई भी चीज़ सोच समझ के ही उसका outcome, profit कितना होगा, loss कितना होगा, कोई भी चीज सोच के ही वो डिसीजन मेक करते हैं ना. तो यही हो गया यहाँ पे. ठीक है, डिसीजन मेकिंग अटन सर्टेनिटी, उसके बाद रिस्क, उसके बाद अनसर्टेनिटी, उसके बाद एम्बिग्विटी, फिर लास्ट में जो होगा देखा जाएगा. लेकिन पॉसिबल हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट पॉसिबल क्या होना चाहिए कि जो एक्शन होगा, जो प्लान होगा उसके हिसाब से एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो उस हिसाब से हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. ये क्या हो गया हमारा? डिसीजन मेकिंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू नीज, interest is a payment for, whether it's A consumer preference, B producer preference, C liquidity preference, or it's D state bank preference. ठीक है, read out the question carefully. आपको क्या पूछा गया है? according to Nice, interest is a payment for.
डोंट बी कंफ्यूज्ड। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए या कमेंट के थ्रू पूछिए, आई विल कन्वे टू योर क्वेश्चंस। ओके, बट आपको कोशिश करना है कि आप एटलीस्ट ट्राई करो आंसर देने की। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू नीज, इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फॉर वेदर इट्स ए कंज्यूमर प्रेफरेंस, बी प्रोड्यूसर प्रेफरेंस, सी लिक्विडिटी प्रेफरेंस और इट्स डी स्टेट बैंक प्रेफरेंस। इंटरेस्ट पूछा गया है आपको। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी आपको पता है ना, दैट विच कैन बी रैपिडली कन्वर्टेड इनटू कैश, रैपिडली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये क्या हो गया हमारा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इंटरेस्ट क्या है? आपको कैश ही देना है ना। इंटरेस्ट अगर आप पे करो, अगर आप कुछ ले रहे हो, मान लो आप बोरो कर रहे हो किसी से मनी, तो आपको मंथली मान लो 10 लाख आप बोरो कर रहे हो मनी, तो उसका इंटरेस्ट भी तो आपको देना पड़ता है ना। तो इंटरेस्ट आप किस हिसाब से दोगे? लिक्विडिटी प्रेफरेंस में ना, कैश में ना दे, कैश में दोगे ना। तो ये क्या हो गया हमारा? इंटरेस्ट इज पेमेंट फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू नीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिनन। नॉर्मल सी बात है, मॉनेटरी फिनोमिनन, कैश ट्रांजैक्शंस होती है ना, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर बोरोड फंड्स। कोई भी चीज अगर आप फंड्स ले रहे हो या कैपिटल ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, तो उसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट आप पे करते हो तो इन कैश ही पे करोगे ना, है कि नहीं? पीपल लाइक टू कीप कैश विद देम रादर देन इन्वेस्टिंग कैश इन असेट्स। पीपल, लोगों को, इंडिविजुअल्स को ज़्यादातर बिजनेस, मेनली बिजनेस पर्पसेस के लिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादातर सब कोशिश यही करते हैं कि उनके पास कैश हो, रादर देन इन्वेस्टिंग इन दी एसेट्स। एसेट्स में मतलब कोई भी फर्नीचर्स हो गया या फिक्चर्स हो गया, कोई भी चीज़, वो पैसा उसमें नहीं लगाना चाहते, मेनली वो कैश रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोरवर्स को देने के लिए, बोरवर्स को मिलना चाहिए ना कैश वगैरह, अगर ज़रूरत पड़े तो वो लोग बोरो करते हैं। अगर कैश बोरो करेंगे तो मंथली वो जो कैश तो उन लोग देंगे ही, बट मंथली उन लोग को इंटरेस्ट लगेगा उसके लिए। इसके लिए जो इंडिविजुअल्स, जो पीपल्स हैं, वो मेनली क्या करते हैं? टू कीप कैश विद देमसेल्फ रादर देन इन्वेस्टिंग इन दी असेट्स। ओके, दस देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर लिक्विड कैश। इसके लिए इंटरेस्ट मेनली पे करते फॉर लिक्विड कैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The standard of living of workers depends upon their whether it's A, nominal wage, B, real wage, C, average product, or it's D, a government policy. The standard of living of the workers क्या होगा? The standard of living of the workers depends upon किसमें? whether it's nominal wage, real wage, C, average product, or it's D, government policy. चलिए मैं बता दूं, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स डिपेंड्स अपॉन देयर रियल वेज, है ना। सॉरी, वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स है, उनकी जो सैलरी है मंथली मान लो 20,000 है या 25,000 है या 10,000 ही है, तो उसी हिसाब से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा ना। अगर मान लो 10,000 है तो अभी 20,000 10,000 इंक्रीमेंट हुआ, तो उस हिसाब से उसके जो डिज़ायर्स है वो भी बढ़ेंगे। तो वो किस पे डिपेंड रहता है? रियल वेज पे। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रियल वेज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द लेबरर एक्चुअली गेट्स इज कॉल्ड रियल वेज। जो काम जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो काम करते हैं, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द लेबरर एक्चुअली गेट्स, जिस, मान लो शॉपकीपर्स है जो काम कर रहे हैं, किसी शॉप में काम कर रहे हैं, उसको उसका काम का जो सैलरी मिल रहा है, जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल वेज। ओके, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोस्पेरिटी एंड ऑफ द वर्कर्स डिपेंड्स अपॉन देयर रियल वेज। स्टैंडर्ड ऑफ, अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो 10,000 में ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर 10,000 अभी है या फिर अभी नेक्स्ट ईयर 25,000 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा रियल वेज पे। ओके, चलिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस कीजिए, कमेंट कीजिए या फिर टेक्स्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली कन्वे टू योर क्वेश्चंस। ओके, चलिए,
द मिनिमम वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ whether it's A, price floor, B, price ceiling, C, equilibrium wage और it's D, efficiency of labor. minimum wage पूछा गया है आपको. ओके मिनिमम वेज क्या है पता है ना? मिनिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन और सैलरी. सैलरी और रेम्यूनरेशन हम बोल सकते हैं जो कि मिनिमम ही है. ठीक है तो क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ वेदर इट्स ए प्राइस फ्लोर, बी प्राइस सीलिंग, सी इक्विलिब्रियम वेज और इट्स डी इफिशियंसी ऑफ लेबर. चलिए हम देख लेते हैं. द मिनिमम वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस फ्लोर. किसका एग्जाम्पल है ये? मिनिमम वेज इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइस फ्लोर. अब चलिए देख लेते हैं प्राइस फ्लोर क्या है. ओके द मिनिमम वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस फ्लोर. ठीक है अब देखिए अ प्राइस फ्लोर इज एन एब्सोल्यूट मिनिमम प्राइस. जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ आपको मिनिमम सैलरी और रेम्यूनरेशन और मिनिमम प्राइस विच द गुड्स एंड सर्विसेज. मेनली ये किसके लिए होता है? फॉर दी लेबर्स. ठीक है मिनिमम वेज मेनली किसके लिए होता है? वर्कर्स, लेबरर्स. ठीक है कैन बी सोल्ड एंड इट इज यूजुअली सेटअप बाय दी गवर्नमेंट. ये कौन सेटअप करता है? बाय दी गवर्नमेंट. ठीक है ये मिनिमम वेज मेनली किस लिए होता है? मेनली मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स. mainly to protect the workers against unduly low pay. to protect the workers against the unduly low pay. ठीक है मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं लेबरर्स या वर्कर्स कोई काम अगर कर रहा है या कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही उनको पैसा मिलना चाहिए ना कि उससे कम मिलना चाहिए. तो ये मिनिमम वेज मेनली सेटअप बाय द गवर्नमेंट. मेनली मेन पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स अगेंस्ट द लो पे. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या अकॉर्डिंग टू जोसेफ्स कंप्यूटर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर. इजी से क्वेश्चंस आज मैंने डाला है तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ट्राई कीजिए ज्यादा से ज्यादा आंसर प्रोवाइड करने का. ओके रॉन्ग होगा चलेगा बट आप आंसर दो. ठीक है अकॉर्डिंग टू जोसेफ्स कंप्यूटर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर वेदर इट्स ए अनसर्टेनिटी बेयरिंग, बी रिस्क टेकिंग, सी इनोवेशन और इट्स डी मैनेजमेंट. ठीक है अकॉर्डिंग टू जोसेफ्स कंप्यूटर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर क्या होगा? uncertainty bearing, risk taking, innovation or its D management. चलिए मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू जोसेफ्स कंप्यूटर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन. ठीक है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन. इनोवेशन मेनली क्या हो गया? द न्यू मेथड्स एंड आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज क्रिएट करना है ना. उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगी. कोई भी न्यू सामान अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर मार्केट में आती है तो नॉर्मल सी बात है कोई भी न्यू चीज़ आती है तो पब्लिक उसके लिए ही ऑफर करती है कि नहीं. तो ये क्या हो गया हमारा? इनोवेशन. चलिए हम देख लेते हैं क्या है. ठीक है देखिए अकॉर्डिंग टू जोसेफ्स कंप्यूटर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ इनोवेशन. ही बिलीव्स दैट एन एंटरप्रेन्योर कैन अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग सक्सेसफुल इनोवेशंस. ही बिलीव्स वो क्या बिलीव करते हैं? एन एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस या इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन हो एन एंटरप्रेन्योर मेनली प्रॉफिट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट किससे करते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नया नया चीज अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस हिसाब से उनको क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी. ओके मेनली फॉर एन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं विंड टर्बाइंस हो गया. हम बोल सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी है ना. मेनली सोलर पावर. ठीक है तो ये क्या हो गया? हमारे एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट वन. ओके in a closed economy aggregate demand is the sum of
whether it's A, consumer expenditure, actual investment and government spending, B, consumer expenditure, planned investment spending and government spending, C, consumer expenditure, actual investment spending and net exports, या फिर D, consumer expenditure, planned investment spending and net exports. क्या पूछा गया है आपको? एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछा गया है. एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, डोंट गेट कंफ्यूज, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, चलिए मैं बता दूं, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, ऑप्शन बी is the correct option, that is consumer expenditure, planned investment spendings and government spendings. consumer expenditure आपको पता है ना, consumption functions क्या होते हैं mainly? consumer expenditure is the household works. चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ, the household works mainly क्या हो गया हमारा? हाउस रेंट हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, है कि नहीं? ये क्या हो गया हमारा? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, है ना. मेनली बोलते हैं हम लोग द नीड्स ऑफ, बेसिक नीड्स ऑफ आवर डेली लाइफ, वो क्या हो गया हमारा? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, है ना. अब सेकेंड वी हैव प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं मेनली दी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में बोल सकते हैं. प्लान, कुछ भी कोई भी चीज़ करते हैं हम लोग, अगर कैपिटल सेविंग्स करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा? प्लान इन्वेस्टमेंट्स हो गया ना, कि इन्वेस्टमेंट प्लान करके कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर कोई आपने लैंड खरीदा है 20 लाख में, अगर लैंड, अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो नेक्स्ट अभी 5 ईयर्स आने तक वो, अब आपने 20 लाख में खरीदा है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो 50 लाख या 60 लाख तक हो जाएगा या फिर ज़्यादा ही हो जाएगा. तो ये क्या हो गया हमारा? प्लान इन्वेस्टमेंट. मेनली उससे क्या होगा? आपको प्रॉफिट रिटर्न्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना. तो ये क्या हो गया हमारा? प्लान इन्वेस्टमेंट. मेनली हम बोल सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में भी हम कर सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है. एंड द थर्ड वी हैव गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस में हो जाता है हमारा? मेनली हम बोल सकते हैं हमारा हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स हो गया हमारा, स्कूल्स हो गए, स्कूल्स हो गया हमारा, रोड्स, बिल्डिंग्स, है कि नहीं, ब्रिजेस, ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा? एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑल्सो, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है. चलिए देख लेते हैं. या एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्लान इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है. द आइडिया इज सिंपल. फर्म्स प्रोड्यूस आउटपुट. फर्म्स क्या करती है? बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती है, एंड ओनली इफ एक्सपेक्ट इट टू सेल. फर्म्स तभी बनाती है जब वो एक्सपेक्ट करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जितना बनाया है, जितना प्रोड्यूस हुआ है, वो मार्केट में सेल हो. Okay, then changes in the aggregate demand translate directly into change in the GDP. aggregate demand directly किससे translate करती है? directly changes into in the GDP. GDP हम बोल सकते हैं ना, the prices of goods and services to be produced. GDP क्या हो गया हमारा? the amount of goods and services produced and provided in a country, है ना. the amount of goods and services produced and provided in a country, and provided in a country, ये क्या हो गया हमारा? GDP. with no change in the price level. चेंजेस कहाँ पे आती है? जब फॉर्म्स क्या करती है? प्रोडक्शन करती है व्हेन, जब उनको पता है कि हाँ जितना प्रोड्यूस हुआ है हमारा वो सेल हो जाएगा, ठीक है. देन चेंजेस इन द एग्रीगेट डिमांड ट्रांसलेट डायरेक्टली इनटू द चेंज इन द GDP. जब तब क्या होता है? जो एग्रीगेट डिमांड रहती है डायरेक्टली चेंजेस इनटू दी GDP, द टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है, जो बनती भी है, एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है इन दी कंट्री में, विथ नो चेंज इन दी प्राइस लेवल, ठीक है. वो क्या हो गया हमारा? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है. मेनली इज द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्लान इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है. चलिए
कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कीजिए, या कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट वन. देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, पहला क्या है, डैश इन्वेस्टमेंट. सॉरी, क्वेश्चन पढ़ लीजिए. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आपको आंसर देना है. Dash investment, the spending by business firms on equipment and structure and planned spending or residential houses. And second क्या है, and dash investment, spending by business firms on additional holdings of raw materials, parts and finished goods. Option A, planned or gross, planned and gross, या फिर ऑप्शन बी planned and inventory, सी fixed and gross, या फिर डी fixed and inventory. टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पूछा गया है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री. ठीक है, फिक्स्ड यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट द स्पेंडिंग्स बाय बिजनेस फर्म्स ऑन इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्लान स्पेंडिंग्स और रेसिडेंशियल हाउसेज. एंड इन्वेंट्री investment spendings by business firms on additional holdings of raw materials, parts and finished goods. इन्वेंट्री क्या होता है, वही होता है ना, रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स, फिनिश गुड्स, प्लांट मशीनरी, यही सब होता है कि नहीं. एंड फिक्स क्या होता है, जो आप फिक्स करते हो, मेनली आपने हाउस खरीदा है तो वो आपका इक्विपमेंट स्ट्रक्चर्स हो गया, स्पेंडिंग्स हो गया, तो वो क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम. There are two types of investment. Fixed investment is the purchasing of newly produced fixed assets. Fixed investment क्या है, कोई भी चीज आप newly produce कर रहे हो, that is fixed capital. ठीक है, it is the accumulation of physical assets. Physical assets मैं already बता चुकी हूँ आपको क्या क्या है, that is tools, plants and machinery. cash हो गया हमारा, buildings, lands, installations हो गया, vehicles हो गया और technology हो गया. तो ये क्या हो गया हमारा fixed investments. ठीक है, एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स मेनली क्या हो जाता है, इज अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी. ये क्या है, एक कंपोनेंट ऑफ जीडीपी में, नॉर्मल सी बात है, कंपोनेंट होगा ही, फिजिकल एसेट्स है. ठीक है, विच इज प्रोड्यूस इन अ कंट्री नेचुरली ऑल्सो एंड सोल्ड इवेंचुअली. ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोड्यूस इन अ कंट्री होता है एंड सोल्ड भी होता है. बट hold, huh? But some of the goods produced in a given year may be sold in later year rather than in the year they were produced. जरूरी नहीं है अगर इस साल आपने कोई मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स या कुछ भी बनाया इन्वेंट्री, तो वो इसी साल सोल्ड हो. ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर भी आप सेल कर सकते हो. ठीक है, इसमें क्या बोला गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, जो मशीन जो बनी है वो इस साल भी सोल्ड हो सकती है इवेंचुअली, या फिर बनी है वो नेक्स्ट ईयर भी सेल आप कर सकते हो, जो आप प्रोड्यूस किया, जो आपने प्रोड्यूस किया है. ये क्या हो गया हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या if aggregate demand falls short of current output, then whether it's A, business firms will cut production to keep from accumulating inventories, B, business firms will expand production to keep from accumulating inventories, C, business firms will cut production to build up inventories, या फिर D, business firms will expand production to build up inventories. क्या पूछा गया है आपको, इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ड्यू टू करंट आउटपुट, फिर क्या होगा. एग्रीगेट डिमांड पता है ना आपको क्या है. एग्रीगेट डिमांड मेनली हम बोल सकते हैं द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेनली मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है,
fall short of current output. Current output means the mainly the measurement. ठीक है, उस तो क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ठीक है, बिजनेस फर्म्स विल कट प्रोडक्शन टू कीप फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन्वेंट्रीज. एक्यूमुलेट इफ एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है? द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेनली फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन आ कंट्री. ठीक है, जब वो फॉल शॉर्ट हो जाती है, जब शॉर्ट कर जाती है द करंट आउटपुट, देन क्या होता है? बिजनेस फर्म्स विल कट. बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज या बिजनेस फर्म्स क्या करती है? प्रोडक्शन को कट कर देती है, मीन्स कम कर देती है. टू कीप फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन्वेंट्रीज. क्यों कट कर देती है? जो इन्वेंट्रीज है, जो रॉ मटेरियल्स है, टूल्स, इक्विपमेंट्स है, वो गैदर करने के लिए. एक्यूमुलेटिंग मीन्स क्या हो गया? गैदर या फिर टुगेदर हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जब शॉर्ट करती है तो बिजनेस फर्म्स क्या करती है? प्रोडक्शन कम कर देती है टू कीप द जो इन्वेंट्रीज है वो एक साथ रखने के लिए. ओके, ये क्या हो गया हमारा? एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, तो या आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप लोगों को हम मेरा ये सेशन आज का अच्छा लगेगा इंशाल्लाह. एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. ओके, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए या फिर चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. आप आंसर्स दो, लेकिन रॉन्ग भी दो चलेगा, बट आपको आंसर देना है. एटलीस्ट ट्राई करो आप. ठीक है, आंसर देने की. सो चलिए, डू लाइक एंड शेयर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय, टेक केयर एवरीवन.